हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोविड के इस टाइम में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे जैसे आप देख रहे हो, धीरे धीरे अपना हिंदी का सिलेबस जो है कंप्लीट हो रहा है। अपने हिंदी ग्रामर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है और लगभग अभी कुछ थोड़े बहुत टॉपिक हो गए हैं, कुछ एक टॉपिक और बचे हैं। जो बड़े बड़े पोर्शन वाले 2-3 टॉपिक और बचे हैं, बस वो होते ही फिर आपका हिंदी ग्रामर का सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद अपना टीचिंग मेथड के बारे में देखेंगे। तो इस मंथ के एंड तक अपना हिंदी ग्रामर वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा और अगले मंथ में अपना जो टीचिंग मेथड वाला है वो लगभग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो अब करते हैं आज का टॉपिक क्या है। जैसे हमने जो संज्ञापन पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ लिया, लिंग वचन काल चिन्ह ये पढ़ लिए, सारे विराम चिन्ह पढ़ लिए, वाक्य वगैरह पढ़ लिया। अब आज अपन इसी के बीच एक छोटा सा, जैसे विकारी और अविकारी दो शब्द होते हैं। विकारी शब्द के अपन ने चारों भेद देख लिए, सिर्फ क्रिया को छोड़ के, क्योंकि क्रिया दोनों लेवल में नहीं है ना, इसलिए क्रिया टॉपिक को बाद में देखेंगे। तो क्रिया को छोड़कर संज्ञा देख लिया, सर्वनाम देख लिया, विशेषण देख लिया, वो देख लिया। अब अविकारी शब्द बचे अपने, अविकारी शब्द जिनको बोलते हैं अव्यय। अविकारी शब्द और अव्यय एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो कहते हैं गंगाधरी शक्तिमान, शक्तिमान गंगाधर है। तो अविकारी शब्द क्या क्या होते हैं और अव्यय क्या होते हैं, उसके बारे में अपन आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, इसमें अविकारी शब्द में अपने क्रिया विशेषण भी आ जाएंगे, संबंध बोधक जो भी इसके पार्ट होते हैं सारे के सारे आ जाएंगे, उनके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अविकारी शब्द या अव्यय, इस टॉपिक को लेकर आज अपन शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक का यहाँ ये रहा आपका, रेट विद दुरिना नाम, ये ज्वाइन कर लीजिए जाके, और वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह, क्विजेज वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिल जाएंगे। करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं अविकारी और अविकारी। सब हमने जब शुरू किया था हिंदी ग्रामर वाला, तो उसमें दो थे, एक तो विकारी शब्द थे और एक अविकारी शब्द थे। विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, जो जो क्रिया का जो लिंग वचन है ना, लिंग वचन और कारक, उनका उन पर, किन पर, उन शब्दों पर प्रभाव पड़े, उनके कारण जो बदल जाए, वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके विकारी शब्द। और जो बदल जाए वो तो विकारी, और जो नहीं बदले वो अविकारी। ठीक है, जो लिंग वचन और कारक के अनुसार बदल जाएं वो तो हो गए विकारी, और जो नहीं बदले वो हो गए अविकारी। अब विकारी में कौन कौन आते हैं? विकारी में संज्ञा आती है, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार तो किस में आते हैं? विकारी शब्द में। और अविकारी में कौन कौन से आते हैं? अविकारी के भी कितने भेद होते हैं? चार। कौन कौन से? वैसे चार मूल रूप से चार ही होते हैं, लेकिन 5 भी अपन मान लेते हैं। मूल रूप से 4 होते हैं लेकिन हम 5 भी मान लेते हैं। ठीक है, 4 कौन से होते हैं, 5 कैसे मानते हो अभी मैं बताऊंगा आपको। इसके कितने? जैसे क्रिया विशेषण, जैसे क्रिया विशेषण आ गया आपका, संबंध बोधक अव्यय आ गया, और समुच्चय बोधक अव्यय आ गया, विस्मयादि बोधक अव्यय आ गया। ये तो 4 मूल रूप से। और एक हम निपात को भी मान लेते हैं। किसको? निपात को भी इसी मान लेते हैं। हालांकि निपात अव्यय का एक भाग मान लेते हैं, होता नहीं है, लेकिन फिर उसको मान लेते हैं। अव्यय की तरह ही काम करता है, कोई भेद नहीं होता है इसका अव्यय का, लेकिन उसकी तरह ही उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अव्यय क्या होता है, ध्यान से देखिए, एक एक चीज को अपन डिटेल्स देखते हैं। अव्यय, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, ए प्लस व्यय, ए प्लस व्यय, यानी जो व्यय नहीं हो। अब जो व्यय नहीं हो वो अव्यय। जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। कि अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनके कारण क्या होता है, जिनके रूप में लिंग का कोई फर्क नहीं पड़े, वचन का भी कोई उनमें चेंज नहीं हो, वचन के कारण भी, काल के कारण भी कोई चेंज नहीं हो, पुरुष के कारण भी कोई चेंज नहीं हो, और कारक के कारण भी कोई परिवर्तन नहीं हो, तो वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द बोल दीजिए या फिर उनको अव्यय बोल दीजिए। अव्यय क्या होते हैं? वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक, इन सभी का कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी इन पर कोई, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सके, वो क्या कहलाते हैं? हमारे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं तथा इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। यानी अव्यय और अविकारी शब्द दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, मतलब एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। अव्यय का ही दूसरा नाम क्या है? अविकारी शब्द, और अविकारी शब्द का ही दूसरा नाम क्या है? अव्यय। ओके, जैसे जब, तब, अभी, अगर, वह, वहां, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि, ये सब क्या है? ये सभी अव्यय हैं। अभी इनको डिटेल से देखेंगे क्या होगा। अब देखिए, ये जब है, अब ये जब कभी बदलेगा, इसमें से काल बदलो, चाहे लिंग बदलो, चाहे वचन जो चाहे पुरुष बदलो, चाहे वचन बदलो, चाहे कारक चिन्ह बदलो, ये कभी नहीं बदलेगा। और जो नहीं बदले
वो अविकारी शब्द। जो बदल जाए वो विकारी शब्द, और जो नहीं बदले वो अविकारी शब्द। सबसे पहली बात, अव्यय की डेफिनेशन क्लियर कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष इनका कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी कभी इनमें परिवर्तन नहीं आए। और जिनमें परिवर्तन नहीं आएगा वो अव्यय, और जिनमें परिवर्तन आ जाएगा वो विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार आपके विकारी शब्द होते हैं। जबकि अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। निपात को भी अव्यय मानते, होता नहीं निपात, वास्तव में निपात अव्यय नहीं होता है, लेकिन उसको अव्यय की तरह मानते हैं, होता नहीं अव्यय। अव्यय के भेद मुख्यतः चार होते हैं, लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि निपात भी अव्यय का एक भेद है। ओके, अव्यय के मुख्य भेद देखो ध्यान से, वापस फिर बताता हूँ कि अव्यय के मुख्य रूप से चार ही भेद होते हैं। ध्यान देना, ये चार इसके भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये चार ही भेद होते हैं। निपात कोई अव्यय नहीं होता, इसको केवल ही अव्यय की तरह व्यवहार करता है, अव्यय की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको अव्यय के साथ ही पढ़ लेते हैं। बाकी निपात कोई भी अव्यय नहीं है। ठीक है, तो अव्यय या फिर अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। इसके चार भेद होते हैं। कौन कौन से। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ओके, अब इनको डिटेल से देखें कौन कौन से होते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है, संबंध बोधक क्या होता है, और समुच्चय बोधक क्या होता है, विस्मयादि बोधक क्या होता है, और फिर लास्ट में देखेंगे निपात क्या होता है। ओके, अब करते हैं शुरू। सबसे पहला क्या था ना, सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण, कल आपको मैंने बताया क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण, जिस प्रकार से विशेषण किसकी विशेषता बता था, फिर लास्ट अपन इनमें देखेंगे कि विशेषण के नाम से तीन चार चीजें आती है। क्रिया विशेषण भी आता है, प्रविशेषण भी आता है और विशेषण भी आता है। इन तीनों में डिफरेंस लास्ट में देखेंगे अपन, पूरा टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो कंफ्यूजन वाली चीजें होंगी, जहाँ पे आपको आपस में क्या भाई ये होगा ये होगा, वहां वो कंफ्यूजन वाली चीजें इस टॉपिक के लास्ट में देखेंगे। क्रिया विशेषण होता क्या है। जिस प्रकार से विशेषण क्या था, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहा था। विशेषण किसकी विशेषता बता रहा था, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहा था। तो क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताएगा, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताएगा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जहां पर बताई गई थी वो था विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। लेकिन क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। किसके, जो भी ऐसे शब्द जिनके माध्यम से हमें किसका पता चले, हमें पता चले क्रिया की विशेषता, कि ये शब्द जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहे। जहां क्रिया की विशेषता बताए वो शब्द क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। जैसे यहाँ तेज, अब रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां तक, जल्दी, अभी, बहुत आते हैं, वहां पर क्रिया विशेषण शब्द है। अब देखो, जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये देखो कि यह, अब वह यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया। अब इसमें सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले इसमें क्रिया ढूंढो। क्रिया क्या है, चलना। और चलने की विशेषता क्या होता है कि कहाँ से, यहाँ से चला गया। यहाँ से चला गया मतलब क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया, क्रिया विशेषण। घोड़ा तेज दौड़ता है, सबसे पहले इसमें क्रिया देखो क्या है, दौड़ना। और दौड़ने की कुछ विशेषता बता रहा है क्या, बिल्कुल कि तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। इसका मतलब ये तेज यहाँ पे किसका काम कर रहा है, क्रिया विशेषण की तरह काम कर रहा है। अब अगर यूं ही दे दें कि मीठा आम, अब मीठा आम, इसी में क्या हो गया, अब इसका देखो मीठा आम। अब आम क्या है, क्या आम क्रिया है, नहीं, आम तो एक संज्ञा है। संज्ञा है तो इसका मतलब ये क्या है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो क्या होते हैं, विशेषण। तो यहाँ पर ये क्या है, विशेषण। लेकिन क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। तो उपरोक्त दोनों में समझ में आ गया कि क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या डिफरेंस है। अब देखो, पढ़ना बंद करो। अब देखो, पढ़ना, पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि अब इसकी विशेषता बता रहा है कि अब पढ़ना बंद करो। तो अब इससे क्या हो गया, यहाँ पे पढ़ना यहाँ पे क्रिया है, और पढ़ना क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, क्रिया विशेषण। ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा था, चलना क्या है, क्रिया है। और चलने का क्या, चलने की विशेषता बता रहा है कि कैसे धीरे धीरे चल रहे थे, धीरे धीरे। तो क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। लोग रात को पहुंचे, अब पहुंचना क्या है,
पहुंचना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताई तो क्या हो गया, क्रिया विशेषण। प्रतिदिन पढ़ती है, पढ़ना, वापस वही बात की, पढ़ना क्या है, क्रिया, और क्रिया की विशेषता बता दी। यहाँ आता है, आना क्या हो गया, आना एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताई, इसलिए क्या हो गया ये वाला, प्रतिदिन पढ़ती है, यहाँ आता है तो क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, अब देखो प्रतिदिन इस पढ़ने की विशेषता बता रहे, और पढ़ना क्या है एक तरीके से क्रिया, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। सुमन सुंदर लिखती है, अब लिखना क्या है, लिखना क्या है, क्रिया है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। अगर यही एग्जांपल यूं होता, जैसे एग्जांपल नंबर 9 और इनका दोनों आपस में कंपैरिजन करते हैं, देखो दोस्तों ये एग्जांपल था आपका कि सुमन सुंदर लिखती है, ओके, और नेक्स्ट आ गया सुमन ने सुंदर कपड़ा पहना है। अब यहाँ पे क्या, ये सुंदर यहाँ पर भी है, ये सुंदर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ ये किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पे लिखना क्या है, क्रिया, और लिखने की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर तो क्या है, क्रिया विशेषण की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये कपड़ा क्या है, कपड़ा एक क्रिया ना होकर के कपड़ा क्या है, एक संज्ञा है, कपड़ा क्या है, एक संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है ये मैं आपको संज्ञा टॉपिक में बता चुका हूँ, वहां पर जाके आप देख लीजिए कपड़ा कौन सी संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये शब्द यहाँ पे क्या है, यहाँ पर विशेषण की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, विशेषण की तरह। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं वो तो होते हैं विशेषण, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। एंड द लास्ट एग्जाम्पल कौन सा है, मैं बहुत थक गया हूँ। अब थकना क्या है थकना एक क्रिया है, और थकने की विशेषता बता रहा है, थकने की कौन सा, कैसे थक गया, बहुत थक गया है, इसका मतलब ये बहुत क्या यहाँ पे क्रिया विशेषण है। तो यहाँ ये इतने एग्जाम्पल सभी के सभी एग्जाम्पल क्रिया विशेषण के हैं। अभी इनके भेद अलग देखेंगे अपन, लेकिन अभी मूल रूप से हम देखा कि क्रिया विशेषण होता क्या है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहा था, लेकिन क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा। गॉट द पॉइंट, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने, मुख्य रूप से देखो आपकी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें यूं लिखा हुआ है, कोई फिक्स भेद नहीं है इसके, हालांकि भेद इसके 10 भेद होते हैं, 10 भेद पहुंच जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, मुख्यतः यूं लिखा हुआ है कि क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। ये एज इट इज लाइन लिखी है कि क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं, और उसके नीचे 4 भेद लिखे हुए, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये 4 मुख्य भेद हैं। हालांकि इसके भेद 10 होते हैं, लेकिन बाकी के भेद सारे इसी के अंदर में आते हैं, वो इसी के उपभेद उनको मान करके अपन उनके बारे में स्टडी करेंगे। भेद कई होते हैं इसके, बहुत सारे अलग अपन पढ़ेंगे, लेकिन वो सारे के सारे इस रीतिवाचक के अंदर में आते हैं, रीतिवाचक के अंदर आते हैं, और रीतिवाचक के अंदर आने के कारण वो इसी के उपभेद बन जाते हैं। तो क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। गॉट द पॉइंट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक एक को देखते हैं कि कौन से का भेद है। ध्यान से देखो, सबसे पहले बात करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, देखो काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब होता है समय। किसकी बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है। काल का मतलब ही क्या होता है, समय की। तो जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण होने के समय का पता लगाए। किसका पता लगाए, समय का। किसका, समय का। और जहां पर समय का पता लगे, काल का पता लगे, समय का पता लगे, वो कौन से होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी कालवाचक में नाम में छुपा हुआ है किसकी, कि समय संबंधी बातें करेंगे, और जो समय संबंधी विशेषताएं बताएं वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। ओके, जैसे आजकल। आजकल, अब आजकल क्या है, आजकल एक समय की बात करें, अभी समय की बात करें, तुरंत, रात भर, दिन भर, ये दिन भर पूरा एक साथ है, हर बार, कई बार, नित्य, ये कब, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, शीघ्र पूर्व, बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, तत्पश्चात, तदंतर, कल, फिर, कभी, प्रतिदिन, दिन भर, आज, परसों, साय, पहले, सदा, लगातार आदि सब क्या है। देखो समय की बात करें, और जो
अब देख किसकी बात करें, समय के बारे में बताएं, वो कौन से होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो कालवाचक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया विशेषण के होने का समय बताएं, क्या बताएं, समय, और जो समय से संबंधित बातें करेगा वो कौन सा होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। गॉट द पॉइंट, ओके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह नित्य टहलता है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ क्रिया विशेषण है या नहीं। क्रिया विशेषण का भेद तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये तो देखें कि क्या ये क्रिया विशेषण है। तो ये देखो, टहलना क्या है, क्रिया। सबसे पहले आपको क्रिया पकड़नी है, टहलना यहाँ पे क्रिया है, और इस क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है कि कैसे टहलता है, कब टहलता है, नित्य टहलता है, मतलब रोजाना नित्य टहलता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, नित्य, समय की बात कर रहा है। तो ये पहली बात तो क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण का भी कौन सा भेद है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। वे कब गए, अब ये देखना है हमें कि जाना यहाँ पे क्रिया है, क्रिया है जाना, और जाने की विशेषता बता रहा है कि कब, कब किसकी बात कर रहा है, समय संबंधी बात बता रहा है। सीता कल जाएगी, जाना यहाँ पे क्या है, क्रिया, और जाने की विशेषता कौन बता रहा है, कल, की कब जाएगी, कल जाएगी, यानी कल क्या हो गया, एक समय संबंधी बातें होंगी, तो इसलिए क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। वह प्रतिदिन पढ़ता है, पढ़ना क्या है, क्रिया। सबसे पहले क्रिया होनी जरूरी है, क्रिया की विशेषता बताएगा तभी क्रिया विशेषण होगा। यदि क्रिया ही नहीं हो, क्रिया की विशेषता ही नहीं बता रहा होगा, तो वहां पे क्रिया विशेषण नहीं होगा, भेद तो दूर की बात है। सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा क्रिया विशेषण है। यहाँ पे प्रतिदिन पढ़ता है, समय संबंधी बात कर रहा है। दिन भर वर्षा होती है, अब होना, होना क्या है, एक क्रिया है, वर्षा होना भी एक क्रिया है, और दिन भर समय की बात कर दी। कृष्ण कल जाएगा, जाना यहाँ पे क्या है, जाना क्रिया है, और कब जाएगा, कल जाएगा, कल किसकी बात कर रहा है, समय संबंधी बात कर रहा है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, वो क्रिया विशेषण है जो किसकी बात करे, जो क्रिया की समय संबंधी विशेषताएं बताए, वो कौन सा होता है, क्रिया विशेष, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। इन शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज, सबसे पहली बात, कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करेंगे। देखो एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या इसमें क्रिया विशेषण तो है क्या, क्रिया विशेषण चेक करना है। पहला काम ये है, चाहे कौन सा ही भेद चेक करो, चाहे क्रिया विशेषण के 4 भेद आपको बताए, और वैसे टोटल अलग अलग भेद है, वो सारे भेद बताऊं, उन सब में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या वहां पर क्रिया विशेषण है या नहीं है। यदि आपको दिख गया कि हाँ, आप इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए कि हाँ क्रिया विशेषण तो है, 100% है, तो फिर आपको चेक करना है कि क्या कालवाचक है। और कालवाचक चेक करने के लिए क्रिया से पहले कब लगा करके प्रश्न पूछिए, क्रिया से पहले क्या लगाइए, कब लगाइए, और कब लगा करके उससे प्रश्न पूछिए। यदि कुछ ना कुछ उत्तर आता है तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं। कब लगाने के बाद यदि कुछ ना कुछ उत्तर आता है, कोई ना कोई रेस्पॉन्स आता है, तो वो क्या है, आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वह परसों आएगा, ये आपका वाक्य है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, नंबर 1 स्टेप, कालवाचक, सबसे पहले कालवाचक है, उसके भेद बाद की बात देखेंगे। सबसे पहले देखें क्या क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, सबसे पहले क्रिया को देखें, क्रिया क्या है, आना। क्रिया कौन सी इसमें, आना, आना यहाँ पर क्रिया है, और आने की विशेषता बता रहा है। अब इस, ये तो बात फिक्स होगी कि ये विशेषता बता रहा है क्रिया की, इसका मतलब क्रिया विशेषण है, तो अपनी पहली स्टेप होगी क्लियर, क्रिया विशेषण तो है। अब हमें ये देखना है कि क्रिया विशेषण में भी इसका कौन सा भेद है। तो इसके क्रिया से पहले कब लगाएंगे, कब आएगा, रेस्पॉन्स आया, बिल्कुल आया, आपका आया, कब आएगा, परसों आएगा, कब आएगा, परसों आएगा, कब आएगा, परसों आएगा। और जैसे ही हमने कब लगा करके प्रश्न किया और उसका उत्तर मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। गॉट द पॉइंट। तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या क्रिया विशेषण अव्यय है। यदि क्रिया विशेषण है, फिर उसके बाद उसके भेद पे जाना है। और क्रिया विशेषण ही नहीं है तो इसका मतलब उस बात को यहीं छोड़ दीजिए, आगे भेद पर जाने की कोई जरूरत नहीं। क्रिया विशेषण है तभी उसके भेद पर जाना है कि कौन सा भेद है। और कालवाचक कैसे चेक करें, कालवाचक के लिए उसके कब लगा करके उसमें प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न का यदि उत्तर मिल गया तो हमारे लिए क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण है। यदि उसका उत्तर नहीं मिला तो हम आगे वाले और भेद देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी बात क्या है कि सबसे पहले ये देखना है कि क्या वहां पर क्रिया विशेषण है। ओके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट पे। नंबर 2 पॉइंट क्या है,
स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया जिस प्रकार से कालवाचक में क्या था, समय बता रहा था, तो स्थानवाचक क्या बताएगा, स्थान बताएगा। कालवाचक समय बता रहा था तो स्थानवाचक स्थान बताएगा। चलो तो स्थान की बात कर लेते हैं कि जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार होने के स्थान का पता चले उन्हें क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने, यानी क्रिया कब घटित हुई उसके समय, सॉरी स्थान का, क्रिया के घटित होने के स्थान का पता चले कि कहाँ घटित हुई क्रिया, किस जो जिस स्थान की बात करें उस स्थान का पता चले, वो क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, कहाँ, किधर, जहाँ, पास, दूर, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे, आमने सामने, इस सब की बातें करें कौन से, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कालवाचक में क्या किसकी बात कर रहा था, काल की यानी समय की बात कर रहा था, यहाँ पर किसकी बात करेगा, यहाँ पर बात करेगा स्थान की, प्लेस की, कि जो आपका क्रिया विशेषण जो घटित हो रही है आपकी क्रिया, वो उसका स्थान क्या है, उस स्थान की जहां पे बात करेगा वो कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। ओके, अब देखते हैं कि कुछ इसके एग्जांपल। मैं कहाँ जाऊं, तो सबसे पहले हमें ये नहीं देखना यहाँ क्रिया विशेषण चल रहा है, इसका मतलब एग्जाम्पल तो क्रिया विशेषण क्या है, लेकिन हमें ये नहीं देखना एग्जाम में। सबसे पहले पहली बात हमें ये नहीं बताओ कि क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है, सबसे पहले हमें हर एक एग्जाम्पल को चेक करना है कि क्या ये क्रिया विशेषण है। तो जाना, इसमें क्रिया ढूंढो, जाना, जाना बिल्कुल क्रिया है, जाना, और क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कहाँ जाऊं, मतलब क्रिया विशेषण। स्थान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तारा कहाँ एवं किधर गई, ये देखो एवं है, यहाँ पे अवम लिखा है, एवं है, एवं किधर गई। अब देखो जाना, गई यानी जाना, जाना क्रिया है, और क्रिया क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। सुनील नीचे बैठा है, बैठने, बैठना क्या है, बैठना एक क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कहाँ बैठा है, नीचे बैठा है। उधर मत देखो, देखना क्या है, देखना क्रिया है, देखना क्या है, क्रिया है, और इधर उधर क्या हो रहा है, इधर उधर उसकी विशेषता बता रहा है। आगे चला गया, चलना क्या है, चलना क्रिया है, और चलना की विशेषता बता रहा है कि आगे चला गया, यानी क्या हो गया, क्रिया विशेषण का स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। मत जाओ, जाना, जाना क्या है, क्रिया है, और उधर, उधर की क्या बता रहा है, उसकी स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है। तो जिस प्रकार से कालवाचक क्रिया विशेषण किसकी बात कर रहा था, समय की बात कर रहा था, वैसे ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसकी बात करेगा, स्थान की बात करेगा। अब इसका वही बात बताता हूँ, की पॉइंट, कि इसको पहचान कैसे करेंगे। इसकी कालवाचक क्रिया विशेषण की जैसे अपन ने पहचान की थी, वैसे ही इस स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की अपने को करनी है पहचान। सबसे पहली पहचान क्या, हमें वही ढूंढना है कि क्या ये क्रिया विशेषण है। सबसे पहली बात हमें यही ढूंढना है कि क्या ये क्रिया विशेषण है। यदि ये क्रिया विशेषण है तो आगे देखना है कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। हम सबसे पहले देखो एक एक भेद करते चलेंगे, एक एक पॉइंट पे चल रहे हैं। सबसे पहले चेक करेंगे क्रिया विशेषण, बिल्कुल हमें ये बात मिल गई कि क्या क्रिया विशेषण है। उसके बाद हम कब लगा करके प्रश्न करेंगे, क्या लगाएंगे, कब, कब लगाएंगे, तो इसका मतलब कौन सा आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण आएगा। कौन सा आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन हमें इसका उत्तर नहीं मिला, नहीं मिला। तो अब दूसरा भेद कौन सा है, स्थानवाचक, और स्थानवाचक को ढूंढने के लिए हम क्या लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, क्या लगा करके देखेंगे, कहाँ लगा करके प्रश्न पूछेंगे। और यदि प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर मिल जाता है, प्रश्न पूछने पर यदि उसका उत्तर मिल जाता है तो कौन सा भेद हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। गॉट द पॉइंट, कि पहचान क्या है इसकी, कि वे क्रिया विशेषण जिनके कहाँ लगा करके उनसे प्रश्न पूछेंगे और यदि उत्तर मिल गया तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। गॉट द पॉइंट। ओके, अब एक आपको बताता हूँ मैं, लेकिन वो यहाँ नहीं बताऊंगा, वो आपको बताऊंगा संबंध बोधक काव्य में, यहाँ वो चीज़ नहीं बताऊंगा। यहाँ बताने का अभी यहीं कंफ्यूज हो जाओगे, इस चीज़ को यहाँ नहीं बताएंगे। वो बताएंगे जब आपको संबंध बोधक काव्य पढ़ाएंगे ना, तब आपका एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा हुआ है, और संबंध बोधक काव्य में जहाँ पर आपके दोनों आपस में टक्कर मारेंगे ना, तब वहाँ पे बताएंगे ये होता है, इसकी पहचान ऐसे, इसकी पहचान ऐसे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कालवाचक। कालवाचक की पहचान कैसे करेंगे, कालवाचक की पहचान करने के लिए कब लगा करके प्रश्न करेंगे, और स्थानवाचक की पहचान करने के लिए कहाँ लगा करके प्रश्न करेंगे। जैसे एग्जाम्पल,
हमें तो उदाहरण दो, बिना एग्जाम्पल नहीं मानेंगे। जैसे वह दूर खड़ा है, वह दूर खड़ा है। अब देखो इसमें चेक करना, सबसे पहले स्टेप क्या है, सबसे पहली स्टेप है क्रिया विशेषण चेक करो। खड़ा होना क्या है, एक क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है, तो नंबर 1 स्टेप क्लियर कि हाँ क्रिया विशेषण तो है। नंबर 2 स्टेप कब लगा करके चेक करो, कब खड़ा है, कब खड़ा है, कब खड़ा है, क्या उत्तर मिला, नहीं मिला, कालवाचक तो नहीं है। कहाँ खड़ा है, नंबर 3rd स्टेप, कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, दूर खड़ा है, उत्तर मिल गया। और जैसे ही उत्तर मिला इसका मतलब क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या था, कालवाचक क्रिया विशेषण काल समय संबंधी बात करा था, लेकिन स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसकी बात करेगा, स्थान संबंधी बातें करेगा। गॉट द पॉइंट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 कौन सा आता है, नंबर 3 अव्यय आता है अपना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्या होते हैं, परिमाण रिजल्ट, कितना, मतलब कोई किसी मात्रा संबंधी, परिमाण संबंधी, मात्रा संबंधी या फिर परिमाण संबंधी बातें करे, वो क्या होता है परिमाणवाचक। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के परिणाम का पता चले, किसका, परिणाम नहीं, सो यहाँ पे परिमाण करो इसको, परिमाण का पता चले, परिणाम नहीं, परिणाम रिजल्ट हो गया, परिमाण अलग चीज हो गया, दोनों में डिफरेंस होता है। जिसके माध्यम से परिमाण का पता चले, किसका पता चले, परिमाण का पता चले, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अव्यय शब्दों में नाप तोल का, परिमाण मतलब नाप तोल बोल दीजिए, क्रिया की अधिकता न्यूनता, आपकी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता और न्यूनता आदि का परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किसका बोध कराएं, ये मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट, किसके बनी, मात्रा संबंधी बोल दीजिए। परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा, तो ये मात्रा संबंधी जहां पे बोध करवाते हैं वहां कौन सा हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ओके, जैसे थोड़ा, काफी, ठीक ठाक, बहुत, कम, अत्यंत, अतिशय, बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, प्रयत्न, जो भी हैं सारे, ये सारे के सारे किसकी बात करें, ये परिमाण की बात करें। और जहां पर परिमाण की बात होगी, मात्रा की बात होगी, अधिकता न्यूनता की बात होगी, वो कौन सा होगा, वो परिमाणवाचक विशेष क्रिया विशेषण अव्यय होगा। कौन सा विशेषण होगा, कालवाचक समय की बात कर रहा था, स्थानवाचक स्थान की बात कर रहा था, परिमाणवाचक मात्रा या फिर परिमाण की बात करेगा, किसकी बात करेगा, मात्रा या परिमाण की बात करेगा। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, मैं बहुत घबरा रहा हूं, ये। अब सबसे पहले एक बात देखते हैं कि क्या ये क्रिया विशेषण तो है क्या, घबराना क्या है, क्रिया है, घबराना क्या है, कि क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है कि बहुत घबरा रहा हूं, मतलब परिमाणवाचक क्या बता रहा है, क्या ये कब कोई समय संबंधी बात बता रहा, नहीं, क्या ये उसकी स्थान संबंधी बात बता रहा, नहीं बता रहा, तो क्या बता रहा है, ये उसका परिमाण बता रहा है कि कितना घबरा रहा है, वो कुछ क्या बता रहा है, उसकी परिमाण या मात्रा बता रहा है। अतिशय वह अतिशय व्यथित होने पर भी मौन है। अब देखो व्यथित होना क्या है, एक क्रिया है, और अतिशय यानी उसकी मात्रा बता दी, उतना बोलो जितना जरूरी हो। अब देखो उसकी क्या बता रही, उतना, जितना, ये क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है। बोलना क्या है, क्रिया, बोलना की विशेषता बता दी। जरूरी होना क्या है, क्रिया, और जितना उसकी विशेषता बता दी। रमेश खूब पढ़ता है, पढ़ना क्या है, क्रिया, और क्रिया की बता दी मात्रा, परिमाण बता दिया, रिजल्ट बता दिया उसका, परिमाण, ये क्या है, सॉरी परिणाम नहीं, परिमाण बता दिया उसका, मात्रा बता दी, मात्रा बता दी। तेज गाड़ी चल रही है, चलना क्या है, क्रिया, और गाड़ी चलना क्या है, क्रिया, और इसकी क्या है, तेज, यानी इसकी मात्रा बता दी। सविता बहुत बोलती है, बोलना क्या है, क्रिया, और बहुत क्या हो गया, उसकी परिमाण बता दिया, उसकी मात्रा बता दी। कम खाओ, खाना क्या है, क्रिया, और कम क्या है, उसकी परिमाण या उसकी मात्रा संबंधी बात कर ली। तो ये किसकी बात करेगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक समय की बात कर रहा था, स्थानवाचक स्थान की बात कर रहा था, और परिमाणवाचक किसकी बात करेगा, मात्रा की बात करेगा, किसकी बात करेगा, मात्रा की बात करेगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मात्रा की बात आपकी करेगा। ओके, 3 बात क्लियर, स्थानवाचक स्थान की बात करेगा, कालवाचक समय की बात करेगा, और परिमाणवाचक मात्रा की बात करेगा। गॉट द पॉइंट। अब देखते हैं वही इसका की पॉइंट कि क्या होता है।
इसमें सबसे पहली बात कि आप सबसे पहली चीज क्या पहचानो कि ये क्रिया विशेषण है या नहीं है। सबसे पहली स्टेप आपकी है कि क्रिया विशेषण को चेक करो। क्रिया विशेषण है तो अब पहला स्टेप क्या था हमारा, कब लगा करके प्रश्न करो। दूसरा स्टेप क्या था, कहाँ लगा करके प्रश्न करो। और यदि दोनों का उत्तर नहीं मिले तो कितना लगा करके प्रश्न करो। कितना या कितनी, कितना या कितनी लगा करके प्रश्न करो। इसका उत्तर आया तो कालवाचक, इसका उत्तर आया तो स्थानवाचक, और यदि इसका उत्तर आया तो किसका, कितना या कितनी का उत्तर मिले तो आपकी किसकी, परिमाण की बात करेगा, मात्रा की बात करेगा। जैसे वह ज्यादा खाता है। अब देखो वह ज्यादा खाता है। सबसे पहली स्टेप क्या, स्टेप नंबर 1 हमें चेक करना है क्रिया विशेषण है या नहीं है। तो खाना क्या है, क्रिया है। खाना क्या है, क्रिया है। और इसकी विशेषता बता रहा है कि क्या कितना खा रहा है, ज्यादा खा रहा है। सबसे पहले हमें क्या चेक करें, कब लगाकर, कब खाता है। क्या कोई आंसर आया, नहीं आया, मतलब कालवाचक नहीं होगा। कहाँ खाता है, कोई जवाब नहीं आया, मतलब स्थानवाचक नहीं होगा। कितना खाता है, ज्यादा खाता है। कितना खाता है, ज्यादा खाता है, उत्तर मिला, मतलब क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। यानी कालवाचक नहीं हुआ, फिर स्थानवाचक नहीं हुआ, तो हमने क्या चेक किया, परिमाणवाचक, और परिमाणवाचक मात्रा का बोध करवा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। गॉट द पॉइंट, ओके। अब बात करते हैं इस चीज के बारे में थोड़ा सा, एक आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि यहाँ पर आप जहाँ पर कंफ्यूज हो गए ना, वो एग्जांपल देता हूँ। इसमें हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ परिमाणवाचक में कि किसकी बात कर रहा है, ये मात्रा संबंधी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मात्रा संबंधी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाँ, राम ज्यादा लड्डू खाता है। ओके, अब इसमें देखना है आपको, वही चेक कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक है या परिमाणवाचक है या फिर जो आपका स्थानवाचक है, कौन सा क्रिया विशेषण है। नंबर 1 स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। स्टेप जैसे ही आपने छोड़ी मामला गड़बड़। नंबर 1 स्टेप, सबसे पहले हमें क्रिया को उठाना है। क्रिया क्या है, खाना। खाना क्या है यहाँ पे, क्रिया। अब नंबर 2 स्टेप की, क्या ये क्रिया विशेषण है। आपका जवाब आएगा है। कैसे है, क्या ये ज्यादा किसकी विशेषता, ज्यादा खाने की विशेषता बता रहा है या ज्यादा लड्डुओं की बात करेगी। लड्डू ज्यादा है या खाना ज्यादा है, ज्यादा लड्डू खा रहा है या फिर ज्यादा खाना खा रहा है। राम ज्यादा लड्डू खाता है, इसमें ज्यादा लड्डू है या फिर ज्यादा खाता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ज्यादा लड्डू खाना और ज्यादा खाना, दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक में ज्यादा तो इस लड्डू की बात कर रहा है और एक दूसरे सेंटेंस में बात किसकी कर रहा है, खाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर तो लड्डू की विशेषता बता दी, और लड्डू क्या है, लड्डू तो एक संज्ञा है, और जैसे ही संज्ञा बता दी ये तो विशेषण बन गया। ये कौन सा है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण है, ना कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इससे पहले जो एग्जांपल दिया था कि ज्यादा खाता है, वो क्या था, डायरेक्ट खाने की विशेषता बता रहा था, और खाने की विशेषता जैसे ही उसने बताई वो कौन सा हो गया था, वो क्रिया आपका कौन सा विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया था। लेकिन यहाँ पर ये खाने की विशेषता, ज्यादा खाना नहीं खा रहा, ये बात कर रहा है ज्यादा लड्डू, और लड्डू क्या है, क्रिया नहीं, लड्डू क्रिया ना होकर के संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, कालवाचक क्रिया, सॉरी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। गॉट द पॉइंट, समझ आया, ओके। ऐसे कंफ्यूजन इसमें हो जाता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, और यदि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। गॉट द पॉइंट, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला कौन सा है, अगला है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
रीति यानी मेथड, तरीका, रीति बोल दीजिए, मेथड बोल दीजिए, विधि बोल दीजिए, उसका पता चले। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के होने की रीति या विधि का पता चले, किसका पता चले, मेथड का पता चले, रीति का पता चले, तरीके का पता चले, वो कौन से होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे ऐसे, वैसे, अचानक, इसलिए, कदाचित, यथासंभव, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ना, ये सारे के सारे किसके हैं, रीतिवाचक। यानी इसकी किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं तरीके की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, तरीके की बात कर रहे हैं, उसकी मेथड, उसका तरीका कैसा है, उसका मेथड कैसा है, उसकी बात कर रहे हैं। और जैसे ही तरीके की बात की, क्रिया विधि की बात की, मैकेनिज्म की बात की उसकी, वो कौन सा हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कालवाचक में समय की बात कर रहा था, स्थानवाचक में स्थान की बात कर रहा था, परिमाणवाचक में मात्रा की बात कर रहा था, और रीतिवाचक में तरीके की या मेथड की बात करेगा। किसकी बात करेगा, तरीके की या मेथड की बात करेगा। जहां पर तरीके की बात की जाती है वो क्या होता है, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ओके, अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कहाँ गए, ये रहे एग्जाम्पल, ये रहे, जरा सहज धीरे चलिए। अब देखिए यहाँ पे चलना क्या है, चलना एक क्रिया है। सबसे पहले देखें क्रिया है या नहीं है, चलना क्रिया, और क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे कि जरा सहज धीरे, क्या एक समय बता रहा है, नहीं। क्या ये स्थान बता रहा है कि नहीं। क्या ये मात्रा बता रहा है, नहीं। ये बता रहा है तरीका उसका, कैसे चलिए, धीरे चलिए, तरीका बता रहा है उसकी, उसे क्या बता रहा है, तरीका बता रहा है चलने का। तो वो कौन सा हो गया, रीतिवाचक। रीति बता रहा है, तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है, शैली बता रहा है उसकी, कि सहज चलिए, धीरे चलिए, जरा धीरे चलिए। किसकी बात कर रहे हैं, तरीके की बात कर रहा है। हमारे सामने शेर अचानक आ गया। अब आना क्या है, क्रिया, और अचानक है, उसकी रीति बता रहा है, उसकी ढंग बता रहा है कि अचानक आ गया, मतलब क्या हो गया, उसकी रीति बताई है, रीति बताने क्या हो गया। लेकिन यहाँ रीतिवाचक नहीं है, अचानक आ गया, इसमें रीतिवाचक नहीं है। अचानक आना, अचानक तो क्या है, काल समय संबंधी बात कर रहा है, इसमें कालवाचक है। सॉरी, हटा दीजिए एग्जाम्पल। ये तो अचानक आना तो क्या, अचानक तो एक समय संबंधी बात कर रहा है, और समय तो ये तो कालवाचक में चला गया, इसको हटा दीजिए, फटाफट कर दिया, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी समय की बात कर रहा है। लेकिन हाँ, नहीं, ये समय की बात नहीं कर रहा है। फटाफट समय की बात नहीं कर रहा है, फटाफट तरीका बता रहा है कि करना क्या है, कि एक करना एक क्रिया है। यहाँ पर ऊपर वाले में क्या था, ये तो अचानक तो क्या था, अचानक तो समय की बात कर रहा था, तो छोड़िए इसी जो। लेकिन फटाफट, अब देखिए फटाफट की बात कर दी, तो फटाफट एक तरीका हो गया, उसका तरीका, कैसे काम कर दिया, कैसे कर दिया, फटाफट कर दिया, तो कौन सा हो गया, रीतिवाचक। मोहन शीघ्रता से चला गया। अब चलना क्या है, क्रिया है, शीघ्रता से, तरीका बता दिया, मेथड बता दिया, रीति बता दी, ढंग बता दिया, शैली बता दी उसकी, वो कौन सा हो गया, रीतिवाचक। वह पैदल चलता है, कैसे चलता है, पैदल चलता है, रीति बता दी, उसका तरीका बता दिया। तो कालवाचक किसकी बात कर रहे थे, कालवाचक समय की बात कर रहे थे। अब इसकी बात, इसका क्या की पॉइंट, वही सबसे नंबर 1 स्टेप, चेक कीजिए क्या ये क्रिया विशेषण है। बिल्कुल चेक कर लिया, क्रिया विशेषण है। फिर नंबर 2 स्टेप, कब लगा करके इसमें प्रश्न पूछिए। यदि उत्तर आया तो कालवाचक, कब लगा करके। अब देखो चारों क्रिया विशेषण आपकी डिटेल से बता रहा हूं। कब लगा करके चेक किया, उत्तर मिला कालवाचक। कहां लगा करके आपने चेक किया, उत्तर मिला स्थानवाचक। कितना या कितनी लगा करके आपने चेक किया, कितना या कितनी लगा करके आपने चेक किया, यदि आपको उत्तर मिला परिमाणवाचक। लेकिन ये तीनों ही नहीं मिले, तीनों ही नहीं मिले। देखो तीनों ही नहीं मिले, क्रिया विशेषण है, तो आप सीधे डायरेक्ट रीतिवाचक भी लगा सकते हो। लेकिन फिर भी आप इसको कैसा या कैसी या कैसे लगा करके यदि आप प्रश्न पूछोगे तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। सिंपल एंड स्वीट फ्रेंड। कालवाचक भी नहीं है, स्थानवाचक भी नहीं है, परिमाणवाचक भी नहीं है, लेकिन क्रिया विशेषण है। ये बात पहली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन यदि आपकी हो रही है कि हाँ क्रिया विशेषण तो है, इस बात के लिए आप 100% श्योर हो कि क्रिया विशेषण तो है, लेकिन ना तो कालवाचक है, ना स्थानवाचक है, और ना ही परिमाणवाचक है, तो 100% रीतिवाचक ही होगा। बात खत्म। कालवाचक है तो बात वहीं आप ही खत्म हो गई, स्थानवाचक है तो वही बात हो गई,
परिमाणवाचक है तो वही बात होगी। लेकिन क्रिया विशेषण तो है, लेकिन ना तो कालवाचक है, ना स्थानवाचक है, और ना ही रीतिवाचक, ना ही परिमाणवाचक है। तो इसका मतलब कौन सा होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। का सबसे पहली कंडीशन जरूरी ये होनी चाहिए, क्रिया विशेषण। जब अभी आपने पीछे का एग्जांपल दिया था जिसमें क्रिया विशेषण नहीं था, क्रिया विशेषण नहीं था तो आप ज्यादा क्या डाटा तो उसमें कर रहे थे कि क्रिया विशेषण होगा कौन सा, उसमें परिमाणवाचक कर रहे थे, लेकिन वास्तविक रूप से उसमें क्रिया विशेषण था ही नहीं। तो वहां पे किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहली कंडीशन ये जरूरी है, इसके बिना तो आप आगे बढ़ोगे नहीं। पहली कंडीशन, स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप चलोगे 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगी, लेकिन क्वेश्चन गलत मिल जाएगा। 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 सेकंड हम और कहीं कवर कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया तो वो कवर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण चेक करना है कि क्या क्रिया विशेषण है। हाँ, इस बात के लिए मैं श्योर हूं कि क्रिया विशेषण है, तो पहली स्टेप पे टिक लगाइए। बिल्कुल ये स्टेप बाय स्टेप होगा और स्टेप बाय स्टेप ही आपको समझना है। कब कब लगाओगे? काल चेक करोगे, आप समय की बात करोगे, नहीं मिला जवाब, कहाँ लगाओगे? स्थान की बात करोगे, जवाब नहीं मिला, कितना है कितनी लगाओगे, कोई जवाब नहीं मिला, इसका मतलब 100% श्योर है कि आपका रीतिवाचक ही होगा। अब देखते हैं, मैंने आपको एक बात कही थी, क्या इसके एग्जाम्पल देखिए। जैसे क्या लगाइए कि चला गया, चलना क्या है क्रिया, और कैसे चला गया, कैसे चला गया, शीघ्रता से चला गया, आंसर आ रहा है। कैसे चला, कब चला गया, नहीं जवाब मिला। कहाँ चला गया, नहीं जवाब मिला। कितना चला गया, नहीं जवाब मिला। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने आपको कहा था कि कुछ क्रिया विशेषण के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। इसी रीतिवाचक के ही मैं आपको अलग भेद देता हूँ। रीतिवाचक के ही उपभेद हैं सारे। अब निषेधवाचक, ये सारे के सारे अगर नोट करना चाहो तो इसमें कर लेना कि इसमें रीतिवाचक नहीं, ये रीतिवाचक के ही उपभेद हैं। निषेधवाचक, रीतिवाचक में आते हैं सारे के सारे, तरीका बताएंगे, सबके सब तरीका बताएंगे। रीतिवाचक, जितने भी नेगेटिव शब्द हैं, जितने भी नकारात्मक शब्द है ना, जैसे न, नहीं, मत, ये शब्द किस में आएंगे? निषेधवाचक में। किस में आएंगे? निषेधवाचक में। यदि रीतिवाचक ना देकर के आपको निषेधवाचक दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वह नहीं जाएगा, जैसे आपको दिया वह नहीं जाएगा, कंडीशन चेक करनी है आपको। कंडीशन यदि स्टेप छोड़ा, स्टेप छोड़ते ही क्वेश्चन के सही होने की मैं गारंटी नहीं। स्टेप मिस हुआ, क्वेश्चन गलत। क्या? जाना, सबसे पहले चेक करें क्रिया क्रिया क्या है? जाना, और जाने की विशेषता बता रहा नहीं जाएगा, मतलब क्रिया विशेषण तो है, लेकिन कौन सा है? क्या समय की बात कर रहे हैं? कब लगा करके प्रश्न पूछिए, कब जाएगा, कोई आंसर नहीं आ रहा। कहाँ जाएगा, कोई आंसर नहीं आया। कितना जाएगा, नहीं आएगा। कैसे जाएगा, इसकी ढंग बता दिया, नहीं जाएगा। तरीका बता दिया, शैली बता दी, नहीं जाएगा। मतलब नकारात्मक शब्द निषेधवाचक हो गया। निषेधवाचक किसका भेद है? रीतिवाचक का। यदि रीतिवाचक नहीं मिले, निषेधवाचक मिल जाए तो बिल्कुल बात सही है, निषेधवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। ये रीतिवाचक के ही उपभेद है सारे के सारे, ठीक है। तो निषेधवाचक समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक। निषेधवाचक के बाद किसकी बात कर रहा है? प्रश्नवाचक। यहाँ पर क्या पूछेंगे? यहाँ पर क्रिया के बारे में प्रश्न पूछेंगे। क्या पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। और प्रश्न पूछा हुआ हमें मिल जाए, वो कौन सा हो गया? वो रीतिवाचक का ही एक भेद हो गया। कौन सा भेद हो गया? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। ओके, ठीक है। जैसे तुम क्या कर रही हो, जैसे एग्जांपल दिया आपको कि तुम क्या कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर करना क्या है? कर रही हो, ये क्या है? करना एक क्रिया है। करना क्या है? एक क्रिया है। और इसका क्या ये समय बता रहा है? बिल्कुल नहीं बता रहा। क्या ये स्थान बता रहा है? बिल्कुल नहीं बता रहा। क्या ये परिमाण बता रहा है? बिल्कुल नहीं बता रहा। मतलब तीनों हट गए तो बचा रीतिवाचक। लेकिन रीतिवाचक ऑप्शन में ना मिलकर के आपको मिला प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ये मिल गया। तो इसका मतलब ये, अब यहाँ क्वेश्चन गलत नहीं है कि रीतिवाचक और उसने उपभेद दे दिया। कौन सा? प्रश्नवाचक। तो क्या कर रहे हो, ये क्या हो गया? प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक हो गया। रीतिवाचक का ही उपभेद है प्रश्नवाचक। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला, कारणवाचक। कारणवाचक क्रिया विशेषण, ये क्या बताएगा? ये कारण बताएगा। क्या बताएगा? रीजन बताएगा। क्या बताएगा? रीजन, कारण बताएगा। और कारण जहां पर बताएगा वो क्या हो गया? कारणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कारण, जैसे तुम क्यों आए हो,
तुम क्यों आए हो। कारण बताएगा तो ही कारणवाचक होगा। अब प्रश्न तो पूछ रहे हैं, लेकिन प्रश्न क्या कारण पूछ रही, प्रश्न तो पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक है, लेकिन प्रश्नवाचक की जगह इसने कारणवाचक दे दिया। क्यों आए हो, इसने रीजन पूछा है। प्रश्न में भी इसने कारण पूछा है। प्रश्न पूछेगा, लेकिन प्रश्न में भी क्या पूछे, कारण पूछे, और कारण जहां पर पूछेगा वो क्या हो गया, प्रश्नवाचक ना होकर के कारणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा इतनी बात डीप नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी बाय द वे खुदा ना खास्ता आ जाए तो उसके बाद ध्यान रखना कि कारण पूछेगा। प्रश्नवाचक तो पूछेगा, तीन हट गए तो बचा रीतिवाचक, चौथा बचा रीतिवाचक, और जैसे ही रीतिवाचक व रीतिवाचक के उपभेद मिलेंगे आपको, तो प्रश्नवाचक मिले तो प्रश्नवाचक कर देना, लेकिन प्रश्नवाचक यहाँ पे कारण पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है, क्यों आए हो उसका कारण बताओ मुझे, और कारण जहां पर पूछे वो कौन सा हो गया, कारणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं आगे वाला है निश्चयवाचक। किसकी बात कर रहे हैं, निश्चयवाचक। ये सारे के सारे रीतिवाचक ही भेद हैं। निश्चयवाचक ये क्या बोध करेगा, ये निश्चितता का बोध करवाएगा। किसका बोध करवाएगा, ये निश्चितता का बोध करवाएगा, और जहां पर निश्चितता का बोध है वो कौन सा होता है, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ओके, जैसे वह अवश्य आएगा, वह अवश्य आएगा। अब आना यहाँ पे क्या है, क्रिया, और इसकी विशेषता बता रहा है कि अवश्य आएगा, मतलब उसकी निश्चित बात कर रहा है। अवश्य आएगा, जरूर आएगा, हर हाल में आएगा, निश्चित रूप से आएगा, वास्तव में आएगा। ये किसकी बात कर रहा है, ये निश्चय की बात कर रहा है। निश्चयवाचक हो गया। निश्चितता की जहां पर बात होती है वो कौन सा अव्यय होता है, निश्चयवाचक अव्यय होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगला अनिश्चयवाचक। जैसे निश्चय की बात कर दी, वह उसी तरह से किसकी बात कर देंगे, अनिश्चयवाचक की। अनिश्चयवाचक में क्या होगा, जिस तरीके से निश्चयवाचक में निश्चितता प्रकट कर रहा था, अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता प्रकट करेगा। अनिश्चयवाचक में क्या प्रकट करेगा, अनिश्चितता प्रकट करेगा। जैसे वह शायद आएगा। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, आना तो क्रिया है, क्रिया की तो विशेषता बता रहा है, लेकिन क्या निश्चित बात कर रहा है, उसमें तो अवश्य की बात कर रहा है कि आएगा, जरूर आएगा, हर हाल में आएगा, लेकिन वह शायद आएगा, मतलब फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। तो ये कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक। ये सारे के सारे रीतिवाचक के उपभेद हैं, सारे के सारे रीतिवाचक है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्वीकारवाचक। किसकी बात कर रहा है, स्वीकारवाचक। क्या करेगा, इसमें जो क्रिया की स्वीकृति करेगा। क्रिया की स्वीकृति कैसे, जैसे अच्छा है या बुरा है, क्रिया की अच्छाई या बुराई, क्रिया किसकी अच्छाई या बुराई की बात करें, क्रिया की अच्छाई की या बुराई की बात करें। जैसे वह अच्छा गाती है, वह अच्छा गाती है। सबसे पहले चेक करें गाना क्या है, क्रिया, और गाने क्या बता रहे हैं, विशेषता। गाने की विशेष बता, रीति बता रहा है, उसका तरीका बता रहा है, और तरीके में भी किसकी स्वीकार कर रहा है कि अच्छा गाती है, और स्वीकार जहां पर करें वहां क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा हो गया, क्रिया विशेषण कौन सा, स्वीकारवाचक हो गया। अब बात आई एक की पॉइंट की, क्या कि रीतिवाचक का पता कैसे चलेगा, कि जहां पर कब आपने लगाया, कब लगा करके आपने प्रश्न किया, उत्तर मिला तो कौन सा हो गया, कालवाचक। लेकिन उत्तर नहीं मिला तो नेक्स्ट सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेप ए टू जेड स्टेप बताओ आपको कि पूरा क्रिया विशेषण कैसे चेक करना है आपको। सबसे पहले आप चेक करोगे क्या इसमें क्रिया विशेषण है या नहीं है। नंबर 1 स्टेप आपका ये है कि क्या इसमें क्रिया विशेषण है या नहीं है। उसके बाद आपने चेक किया कब लगा करके प्रश्न पूछोगे, उसके बाद आपने कहाँ लगा करके प्रश्न पूछा। कब लगा करके प्रश्न पूछोगे किसके बोध आएगा, कालवाचक का। कहाँ लगा करके प्रश्न पूछोगे किसका नाम आएगा, स्थानवाचक का। कितना या कितनी लगा करके प्रश्न पूछोगे किसका बोध आएगा, परिमाण का। एंड लास्ट वन, ये तीनों ही नहीं हो, जहां पर ना तो कालवाचक हो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और लेकिन क्रिया विशेषण हो, ये कंपल्सरी है, ये तो होना जरूरी है, क्रिया विशेषण तो होना चाहिए। सबसे पहली स्टेप तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्रिया विशेषण है लेकिन ना तो कालवाचक मिला, ना स्थानवाचक मिला, ना परिमाणवाचक मिला। द लास्ट ऑप्शन विल बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 100% श्योर है कि उसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। पहली स्टेप क्या है, ये बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होगी। क्रिया विशेषण कंपल्सरी है, पहली बात क्रिया विशेषण है,
ये तो हम 100% श्योर है कि इसमें क्रिया विशेषण है, लेकिन ना ही तो कब का आंसर मिल रहा, मतलब कालवाचक नहीं है, ना ही स्थानवाचक है और ना ही परिमाणवाचक है। तो फिर कौन सा होगा, फाइनल ऑप्शन कर देना रीतिवाचक। कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। गॉट द पॉइंट, यहां तक समझ आपको आ चुका है। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट आगे वाले पे। ये आपका जो अव्यय टॉपिक था ना, अव्यय टॉपिक का पहला पार्ट क्रिया विशेषण आपका हो गया पूरा। अव्यय टॉपिक का पहला पार्ट जो था क्रिया विशेषण आपका हो गया पूरा। ओके, क्रिया विशेषण पूरा हो गया। अब अपन इसी का दूसरा पॉइंट आता है, कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। चार भाग थे अव्यय के, अव्यय के चार भाग कौन कौन से थे, पहला था क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के बाद दूसरा है अपना संबंध बोधक अव्यय। कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय की बात करेंगे कि संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, देखिए ध्यान से। संबंध बोधक अव्यय, जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने वाले दूसरे शब्दों से उसके संबंध का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और यह संज्ञा से पहले भी आते हैं, संज्ञा से पहले भी आते हैं। जानना कि इनसे क्या हो कि जो भी शब्द आपके उनकी किसका बोध हो, कि ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्द से उसका संबंध बताएं। आपस में जहां पर किसकी बात करेगा, जहां पर संबंध बताने की बात होगी, वो कौन सा होगा। पहली बात है किसकी, आपकी जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें दिया हुआ डेफिनेशन कि ऐसे वाक्य संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त, हालांकि पहले भी हो जाते हैं लेकिन जहां तक प्रायोरिटी बाद में प्रयुक्त होते हैं। और ये क्या बताएंगे, उसी वाक्य के दूसरे शब्द से उसका संबंध बताएंगे, उसका रिलेशन बताएंगे। वो कौन सा हो गया आपका, वो हो गया आपका संबंध बोधक अव्यय। क्या बताएंगे, संबंध बताएंगे। जहां पर संबंध बताएंगे वो कौन सा हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। जैसे बाद, भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर, के लिए, ये आते हैं। ये कौन से हैं, ये सारे के सारे संबंध बता रहे हैं। आपस में क्या बताएंगे, संबंध बताएंगे। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ें, आपस में संबंध होना आवश्यक है। यदि संबंध नहीं हुआ, आपस में दोनों में क्या नहीं हुआ, संबंध नहीं हुआ, तो इसका मतलब वहां पे संबंध बोधक अव्यय तो नहीं है। आपस में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। यदि संबंध नहीं हुआ, दोनों के बीच में ऐसा नहीं लग रहा कि आपस में बॉन्डिंग हुई है, तो वो संबंध बोधक अव्यय नहीं होगा। संबंध बोधक अव्यय होने के लिए ये बात कंपल्सरी है कि दोनों के बीच में संबंध दिखना जरूरी है। कुछ न कुछ दोनों संज्ञा सर्वनाम शब्दों में आपस में रिलेशन दिखना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मैं विद्यालय तक गया, मैं विद्यालय तक गया, विद्यालय तक जाने की बात कर रहे हैं। ओके, स्कूल के समीप मैदान है, स्कूल के समीप। अब देखो इसको छोड़िए, आप पहले एग्जांपल को छोड़िए। स्कूल के समीप मैदान है, स्कूल क्या, यहाँ पे एक संज्ञा, मैदान दूसरी संज्ञा, दोनों के बीच किसकी बात कर रहा है, समीप, यानी दोनों के बीच आपस में संबंध की बात कर रहा है, संबंध बोधक अव्यय है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, धन एक संज्ञा है और व्यवसाय भी एक संज्ञा है, लेकिन दोनों के बीच बॉन्डिंग दिखा रहा है कि धन के बिना व्यवसाय, दोनों के बीच आपस में कि बिना धन व्यवसाय नहीं, व्यवसाय बिना धन के नहीं, बिना धन व्यवसाय नहीं, दोनों के बीच संबंध दिख रहा है, तो मतलब संबंध बोधक अव्यय है। क्रिया विशेषण से अलग चीज है, क्रिया विशेषण भी अपना, क्रिया विशेषण तो क्रिया की विशेषता बताएगा, उस चीज को छोड़ दीजिए। संबंध बोधक अव्यय क्या होंगे, दोनों के दो संज्ञा या दो सर्वनाम शब्द हैं, एक संज्ञा एक सर्वनाम शब्द के बीच विशेषता बताएंगे, सॉरी संबंध बताएंगे। जहां पर रिलेशन की बात हो रही, संबंध की बात हो रही, वो कौन सा, या तो संज्ञा संज्ञा के बीच में बता सकते हैं दोनों, या फिर सर्वनाम सर्वनाम के बीच बता देंगे, या फिर संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बता देंगे। ओके, थर्ड कौन सा, सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। काम क्या है, एक संज्ञा है, सुशील क्या है, एक संज्ञा है, लेकिन एक मिनट, काम संज्ञा नहीं, ये है, यह एक मिनट इसको जूम कर दूंगा। हाँ, अब जब समझ, सुशील क्या है, यहाँ पे संज्ञा है और यह क्या है, सर्वनाम। और इन दोनों, सुशील और यह, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि किसके भरोसे बिगड़ा, किसके भरोसे बिगड़ा, सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ा। दोनों के बीच क्या बता दिया, संबंध बता दिया। और जहां पर संबंध बता दे वहां कौन सा होगा, संबंध बोधक या संबंधवाचक अव्यय।
मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ। अब देखो, पूजा से पहले क्या करता है? स्नान। स्नान एक अलग है, स्नान करना तो क्रिया, उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ पर मैं और पूजा दोनों की बात करें कि पूजा एक क्रिया है पूजा करने से पहले, और मैं एक सर्वनाम है। दोनों के बीच में क्या बता रहा है? संज्ञा और सर्वनाम दोनों के बीच एक संबंध बता रहा है कि पूजा करने से पहले, पूजा एक भावार्थ संज्ञा है, और संबंध जो पूजा करना एक क्रिया है वो बात अलग है। लेकिन इससे पहले क्या कर रहा है? वो स्नान कर रहा है। पूजा करने से पहले स्नान, दोनों के बीच आपस में संबंध बता रहा हूँ। जहां पर संबंध बताया वो कौन सा हो गया? संबंध बोधक अव्यय हो गया। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए। देखो, पेड़ लगाना अलग बात है, पेड़ की बात अलग है और घर की बात अलग है। लेकिन घर के सामने ये क्या बता रहा है? घर के सामने, घर के सामने पेड़ लगाए हैं, यानी उन दोनों के बीच में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। उसका साथ छोड़ दीजिए, बात थोड़ी इसको। घर पर, छत पर कबूतर बैठे। कबूतर और छत दोनों के बीच क्या है? दोनों के बीच बॉन्डिंग है, संबंध है। राम भोजन के बाद जाएगा। जहां पर आपस में क्या दिखे, जहां पर आपको संबंध दिखे, वो कौन से हो गए? संबंध बोधक अव्यय हो जाएंगे। कौन से अव्यय हो जाएंगे? आपके संबंध बोधक अव्यय हो जाएंगे। गॉट द पॉइंट? ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। तो संबंध बोधक अव्यय किसकी बात करेंगे? संबंध बोधक अव्यय आपकी बात करेंगे, आपस में संबंध दिखाएंगे। और जहां पर दो संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो, ये इनके संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आते हैं, और ये आपस में क्या दिखाते हैं? संबंध दिखाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बाद आएंगे। देखो, लगभग में संज्ञा और सर्वनाम के बाद आए, हालांकि पहले भी आ सकते हैं। जैसे उसका साथ छोड़ दीजिए। अब उसका साथ, उसका क्या है? सर्वनाम है, इसके बाद आ रहा है साथ छोड़ दीजिए, यानी संबंध की बात कर, आपस में बॉन्डिंग बनाने की बात करें। राम भोजन के बाद जाएगा। राम है क्या है? संज्ञा, और भोजन के बाद जाएगा, यानी इसके बीच क्या? भोजन के बाद जाएगा, तो क्या बता दिया? संबंध। कब जाएगा? भोजन के बाद जाएगा। मोहन दिन भर खेलता है। मोहन संज्ञा है, दिन भर खेलना, दिन भर क्या बता रहा है? खेलने और मोहन के बीच संबंध बता रहा है कि कब खेलता है? दिन भर खेलता है, मतलब दोनों के बीच क्या कर दी? बॉन्डिंग। छत के ऊपर राम खड़ा है। राम तो खड़ा है, लेकिन कहाँ खड़ा है? छत के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपस में दोनों के बीच एक संबंध बन गया। रमेश के घर के बाहर पुस्तक रख रहा था, कि रमेश घर के बाहर पुस्तक रख रहा था। अब घर के बाहर, घर और घर, पुस्तक का रखना घर के बाहर, यानी कि आपस में क्या होगा? दोनों के बीच बॉन्डिंग। जहां पर दोनों के बीच संबंध आते हैं, वहां क्या है? संबंध बोधक अव्यय होगा। ओके, जहां पर सिंपल सी बात, जहां पर क्या बने? संबंध, बॉन्डिंग जहां पर बनती दिखे, वो कौन से होंगे? संबंध बोधक अव्यय होंगे। लेकिन अब एक बात मैंने आपको क्रिया विशेषण में कही थी, जहां पर मैं आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण बता रहा था, वहां पर कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण बता रहा था। उस टाइम मैंने आपको एक बात कही थी, क्या? कि जब संबंध बोधक अव्यय पढ़ेंगे, तब आपको एक इसके बारे में की पॉइंट बताऊंगा। अब देखो ध्यान से, जैसे वह सामने बैठा है, एक एग्जाम्पल आपका, वह सामने बैठा है। और यही आ गया दूसरा एग्जाम्पल, वह मंदिर के सामने बैठा है। वह मंदिर के सामने बैठा है। अब आपको चेक करना है कि इसमें क्रिया विशेषण, सबसे पहला स्टेप क्या है? कि आपको ये चेक करना है क्या इसमें क्रिया विशेषण, इन दोनों में से क्रिया विशेषण किसमें? तो क्रिया विशेषण चेक करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या? ये चेक करो क्रिया कौन सी? बैठना क्रिया इसमें, ठीक है, इसमें भी बैठना क्रिया है, बिल्कुल क्रिया मिल गई। अब क्रिया की विशेषता बता रहा है या नहीं बता रहा? क्रिया की विशेषता, सामने बैठा है, क्रिया की बात कर रहा, सिर्फ क्रिया की बात कर रहा और किसी की बात नहीं कर रहा। लेकिन यहां क्या बात कर रहा है? मंदिर के सामने बैठा है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? मंदिर के सामने बैठा था, लेकिन मंदिर के सामने बैठा है। सामने यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? क्रिया की। और क्या बता रहा है? उसका स्थान बता रहा है। क्या बता रहा है? उसका स्थान बता रहा है। क्या बता रहा है? स्थान की, कहाँ बैठा है? सामने बैठा है, डायरेक्ट बात कर रहा है। लेकिन इसमें देखो मंदिर के सामने बैठा है, तो ये मंदिर क्या किस काम के लिए है? मंदिर के सामने, मतलब बैठने में और मंदिर में दोनों के बीच में क्या बता रहा है? संबंध है। तो जहां पर संबंध बता दे वहां पर संबंध बोधक अव्यय है। और यहाँ पर कोई संबंध नहीं बता रहा, यहाँ पर डायरेक्ट बात कर रहा है। क्या? सामने बैठा है, कहाँ बैठा है? सामने बैठा है, कहाँ बैठा है? सामने बैठा है। तो मतलब कौन सा हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। नहीं समझ आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे राम पास खड़ा है, राम घोड़े के पास, राम पास खड़ा है और राम घोड़े के पास खड़ा है। ध्यान से देखो, राम पास खड़ा है, खड़ा होना यहाँ पे क्या है, क्रिया है दोनों में, ये रहा खड़ा होना क्रिया है, लेकिन पास खड़ा है, क्या यहाँ पे कुछ रिलेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं कहाँ खड़ा है, पास खड़ा है, सिर्फ इसने रिलेशन की कोई बात नहीं कि इसने सिर्फ क्रिया की डायरेक्ट विशेषता बता दी, कहाँ खड़ा है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया आपका स्थानवाचक विशेषण। लेकिन इसमें देखो घोड़े के पास खड़ा है, संबंध बता दिया किसके पास खड़ा है, घोड़े के पास, यहाँ पर ये बात नहीं है कि कहाँ खड़ा है, यहाँ पर किसके पास खड़ा है ये बात आएगी, कहाँ खड़ा है नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा किसके पास खड़ा है, तो यहाँ पर क्या बता दिया आपस में, संबंध बता दिया, और जहाँ पर संबंध बता दिया वो कौन सा हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। गॉट द पॉइंट, समझ आ गया, बात समझ आ गई कि जहां पर क्या बताए, जहां पर संबंध बताए और संबंध जहां पर बताएगा वो कौन सा हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, गॉट द पॉइंट। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या था, स्थान की बात कर रहा था, जहां पर स्थान बता रहा था वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपस में संबंध बता रहा है, और जहां पर संबंध बताएगा वो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, ये आपका संबंध क्रिया विशेषण का जो दूसरा पॉइंट था संबंध बोधक अव्यय, वो हो गया पूरा। एक नंबर कौन सा पार्ट था, अव्यय का क्रिया विशेषण, दो नंबर कौन सा पार्ट था, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दूंगा आपको, चलिए एक एग्जाम्पल और लिखिए। हाँ, वह सामने खड़ा है और वह मेरे सामने खड़ा है। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, खड़ा होना क्या है, क्रिया है दोनों में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बात कर रहा है किसकी, क्रिया की विशेषता सीधी बता रहा है कि कहाँ खड़ा है, सामने खड़ा है, कहाँ खड़ा है, कहाँ का उत्तर आ गया, लेकिन मेरे सामने, किसके सामने, यहाँ पर किसके का उत्तर है, कहाँ नहीं आ रहा, कहाँ खड़ा है, सामने खड़ा है, लेकिन फिर ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे किसके सामने खड़ा है, मेरे सामने, तो यहाँ पर बता रहा है आपका संबंध, संबंध बताएगा, देखो जहाँ पर क्रिया और जो क्रिया की सीधी विशेषता बता रहा है उसमें कोई भी अन्य जो कुछ मतलब संबंध संबंधी कोई बात नहीं होगी, जहाँ पर संबंध आपको देंगे मेरे सामने, यहाँ पे मेरे किस लिए आया, फिर मेरे किसी न किसी बात के लिए आएगा, और मेरे यहाँ पे आया तो मतलब क्या बता रहा है आपस में संबंध। क्रिया विशेषण में जो होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है उसमें सिर्फ स्थान की बात करेगा, किसकी बात करेगा, स्थान की। आप पूछोगे डायरेक्ट कहाँ कहाँ का उत्तर आपको सीधा मिल जाएगा, लेकिन इसमें किसके सामने खड़ा है, किसके सामने, यहाँ पर आएगा कहाँ खड़ा है, सामने खड़ा है, लेकिन किसके सामने, यहाँ पर देखो किसके का भी आंसर आ रहा है, ये बात अलग हो जाएगी, तो यहाँ पर आपस में क्या बताया, संबंध बताएगा, तो वो कौन सा अव्यय हो जाएगा, आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट और इसके बाद अगला आता है अपना थर्ड पार्ट। एक नंबर क्या था, क्रिया विशेषण, दो नंबर कौन सा हो गया आपका, संबंध बोधक अव्यय। अब तीन नंबर पॉइंट आता है अपना कौन सा, समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा आता है तीन नंबर पॉइंट, समुच्चय बोधक अव्यय। देखो ध्यान से, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, किसको जोड़ेंगे, आपस में शब्दों को जोड़ेंगे या फिर वाक्यों को जोड़ेंगे या फिर वाक्यांशों को जोड़ेंगे, दो शब्द समुच्चय, समुच्चय बोधक का मतलब क्या होता है, समुच्चय ग्रुप होता है, उस ग्रुप किसका काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं, जो शब्द दो शब्दों को जोड़े या दो वाक्यों को जोड़े या फिर दो वाक्यांशों को जोड़े, वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं, और वे शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, दो आपस में दो को जोड़ेंगे, चाहे वो दो शब्दों को जोड़े, चाहे वो दो वाक्यों को जोड़ें या फिर दो वाक्यांशों को जोड़ें, लेकिन आपस में इनको जोड़ेंगे, वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, तथा, लेकिन, मगर, वह, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, कि, मानो, आदि, यानी, तथापि, ये सब आएंगे इसमें। तो ये कौन से होंगे, ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। कौन से अव्यय हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। किसकी बात कर रहे हैं आपस में,
जोड़ना, ये जोड़ने का काम करेंगे। किस किस को जोड़ेंगे? या तो दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, या फिर दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं, या फिर दो वाक्यांशों को जोड़ सकते हैं, और इनको आपस में जोड़ने का काम करेंगे। वो कौन से हो जाएंगे? आपके समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? आपके समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएंगे। अब देखते हैं ध्यान से, जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। थोड़ा इसको जूम कर दूंगा बात। हाँ, अब देखते हैं, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। अब दो छोटे अलग पॉइंट है, ये अलग है, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। दोनों को क्या कर रहा है? आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब दोनों को क्या बना रहा है? समुच्चय बोध बना रहा है, एक समुच्चय बना रहे थे। कौन सा हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, दोनों का आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। किरण और मधु पढ़ने चली गई, दो अलग अलग थे, उनको आपस में जोड़ दिया। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है, कि मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। नेक्स्ट क्या? तुम आओगे, तुम जाओगे कि मैं जाऊं। ऐसे बोलो, तुम जाओगे कि मैं जाऊं। अब देखो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं कि माता जी और पिताजी, बिल्कुल, मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ ना सका। दो अलग अलग, देखो, एक वाक्यांश को, वाक्यों को जोड़ रहा है आपस में, दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है, शब्दों को जोड़ रहा है आपस में। तुम जाओगे या वह आएगा, तुम जाओगे या वह आएगा, या तुम जाओगे या वह आएगा। आपस में क्या कर रहा है? इनको जोड़ने का काम कर रहा है, और जो जोड़ने का काम करे वो क्या होता है? वो आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। सुनील निकम्मा है इसलिए सब उससे घृणा करते हैं। ये घृणा नहीं है, घृणा होता है। ओके, सुनील निकम्मा है इसलिए सब उससे क्या करते हैं? घृणा करते हैं। यानी आपस में क्या कर दिया? संबंध बता दिया। गीता गाती है और मीरा नाचती है, गीता गाती है और मीरा नाचती है, आपस में क्या बता दिया? संबंध। और जहां पर संबंध बताएगा वहां कौन सा हो जाएगा? संबंध बोधक। यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, आपस में क्या बता दिया? संबंध बता दिया। मोहन पढ़ता है और सोहन लिखता है, जहां पर समुच्चय की बता दिया, आपस में दोनों क्या बता दिया? सॉरी, संबंध नहीं, जहां पर दोनों को जोड़ दिया आपस में, जहां पर जोड़ने की बात कर दी, वो क्या हो गया? आपस में समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। जहां पर रिलेशन बता रहा, दोनों के बीच बॉन्डिंग कर रहा था, वो तो संबंध बोधक था। ये समुच्चय बोधक है, क्या बताएगा? आपस में दोनों को जोड़ेगा, जोड़ने का काम करेगा। संबंध बोधक में साफ दिखा, उसके सामने, उसके आवास, उसके बगल में, उसके फलाने ढिमकाने वो था, तो वहां पर संबंध बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों को जोड़ेगा, कि राम और श्याम, सीता और गीता, मोहन आया और सोहन चला गया। दो अलग अलग शब्दों को जोड़ेगा, या फिर दो वाक्यों को जोड़ेगा, या वाक्यांशों को जोड़ेगा। वो कौन से होते हैं? संबंध बोधक ना होकर के समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। गॉट द पॉइंट? अब ये जो समुच्चय बोधक अव्यय है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। समानाधिकरण क्या होता है? एक ही की बात करते हैं। समानाधिकरण क्या होता है? व्यधिकरण क्या होता है? समानाधिकरण की बात ध्यान समझते हैं। समानाधिकरण क्या करेंगे? समानाधिकरण जिनके मुख्य वाक्य को जोड़ें, क्या करें? जिन शब्दों के समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चले, उसे क्या कहते हैं? समानाधिकरण। क्या कि मतलब है? जैसे ऐसे अव्यय होते हैं जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जो मेन जो सेंटेंस होते हैं, जो मुख्य वाक्य होते हैं, आपके मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं ना, वो कौन से होते हैं? आपके समानाधिकरण होते हैं। कौन से होते हैं? समानाधिकरण होते हैं। जैसे किंतु, और, या, अथवा, तथा, परंतु, वह, लेकिन, इसलिए, अतः, ये सब किसमें आते हैं? ये सब समानाधिकरण में आते हैं। किसमें आते हैं? समानाधिकरण में। समानाधिकरण देखो क्या होते हैं? ये या तो स्वतंत्र शब्दों को जोड़ेंगे, स्वतंत्र जो फ्री हो, दोनों आपस में कोई डिपेंड नहीं हो, दोनों आपस में कोई भी मतलब आश्रित इनमें एक भी नहीं होगा, दोनों अपनी अपनी जगह स्वतंत्र होंगे। चाहे दोनों शब्द हों, चाहे दोनों वाक्य हों, चाहे दोनों वाक्यांश हों, चाहे तो दोनों शब्द हों, चाहे दोनों वाक्य हों, चाहे या दोनों वाक्यांश हों, उनको आपस में, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए? स्वतंत्र। दोनों स्वतंत्र होंगे। जैसे राम और श्याम। अब क्या यहाँ पर दोनों का आपस में कुछ फर्क पड़ रहा है? राम के न होने से क्या श्याम को फर्क पड़ रहा है? श्याम के होने से क्या राम को फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो राम और श्याम क्या हो गया? बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। वह आया और राम चला गया, श्याम आया और राम चला गया। अब देखो, क्या श्याम के आने से राम के जाने पर कुछ फर्क पड़ा, या राम के जाने से श्याम के आने पर कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो जहां पर स्वतंत्र हो, दो स्वतंत्र वाक्य हों, या फिर दो स्वतंत्र शब्द हों, या दो स्वतंत्र उपवाक्य हों, सॉरी वाक्यांश हो, वो क्या होता है? आपका समानाधिकरण में होता है। जैसे सुरेश और रमेश खेलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल लिया मैंने, एक एग्जाम्पल लिया। हाँ, जैसे एग्जाम्पल लिया, सुरेश
और रमेश खेलते हैं। अब देखो सुरेश और रमेश, क्या सुरेश के और रमेश के दोनों के भी आपस में कुछ है? नहीं है। दोनों अपने अपनी जगह स्वतंत्र है। सुरेश अपनी जगह स्वतंत्र है और रमेश अपनी जगह स्वतंत्र है। क्या दोनों के बीच में कुछ है? नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र शब्द है। सुरेश के और रमेश से, सुरेश से रमेश पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रमेश से सुरेश पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जब दोनों पे आपस में फर्क नहीं पड़े तो क्या हो जाएगा? समानाधिकरण। अब समानाधिकरण भी कितने प्रकार का होता है? समानाधिकरण भी 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है संयोजक। संयोजक तो किसका काम करे? जोड़ने का काम करे। सिर्फ आप समझ लीजिए संयोजक, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम है। अब राम और श्याम दोनों का आपस में क्या बता रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। मोहन तथा सोहन जोड़ने का काम कर रहा है। सीता एवं गीता, एवं यूं नहीं लिखा था, एक बार ध्यान रखना एवं का, ये बताता हूँ मैं जो गलत लिखा था बताता हूँ, एवं यूं लिखा था। ओके, लास्ट में आता है। तो राम और श्याम दोनों का आपस में जोड़ रहा है। सीता तथा गीता आपस में जोड़ रहा है। मोहन एवं सोहन जोड़ रहा है, तो मतलब संयोजक की बात हो गई। नेक्स्ट आता है विभाजक। विभाजक क्या करेगा? दोनों को अलग अलग करेगा, अलग अलग। जैसे राम या श्याम, अब राम या श्याम दोनों के बीच में अलग अलग बात कर रहा है। राम अथवा श्याम, कि तुम दोनों में से कोई एक, तो कोई एक, की, चाहे, मतलब ये क्या हो गया? ये विभाजक। संयोजक आपस में जोड़ने का काम करेगा, विभाजक दोनों को तोड़ने का काम करेगा। विरोध सूचक, तीसरा कौन सा होता है? विरोध सूचक, एक का विरोध करे। परंतु राम आता परंतु वह नहीं आया, परंतु किसकी बात कर रहा है? विरोध की बात कर रहा है। आता परंतु नहीं आया, इसमें एक शब्द जो वाक्य दूसरे का विरोध करे, है स्वतंत्र लेकिन विरोध करे। और लास्ट कौन सा? परिमाण, परिमाण सूचक, परिणाम सूचक, सॉरी परिणाम सूचक। जैसे वो परिणाम था, यहाँ पे परिणाम सूचक आपस में किसकी बात करेगा? परिणाम की बात करेगा। किसकी बात करेगा? परिणाम की। जैसे तुम आए अतः, जैसे अतः, अतः एक सो फलता होते हैं ना, वो क्या आते हैं? परिणाम सूचक की बात करेंगे, परिणाम बताएंगे कि तुम जाओ। अतः से कैसे वाक्य बनाएंगे? इसमें क्या आते हैं देखो ध्यान से, इसमें ये आते हैं, कौन कौन शब्द आते हैं? इसमें आते हैं अतः, परिणाम सूचक में कौन से आते हैं? क्या आते हैं? अतः, अतएव, सो, फलतः, ये किस में आते हैं? ये सब आते हैं इसमें परिणामवाचक में, परिणाम सूचक में। तो समानाधिकरण कितने प्रकार के? समानाधिकरण 4 प्रकार। समानाधिकरण पहली बात तो स्वतंत्र की बात करें। समानाधिकरण जो अव्यय होंगे वो दोनों स्वतंत्र आपस में जोड़ेंगे, और स्वतंत्र में भी किस प्रकार के होते हैं? संयोजक होते हैं, विभाजक होते हैं, विरोध भी देखते हैं और परिणाम भी देखते हैं। सिर्फ आपका समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें, समानाधिकरण होंगे या फिर वैधिकरण। अब नेक्स्ट आता है अपना वैधिकरण। वैधिकरण क्या होता है? अब वैधिकरण देखने से पहले एक बार अपन पीछे थोड़ा समाधिकरण को थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे ये था, ये आपको एग्जांपल नहीं दिया था मैंने, अतः जैसे मान लो ये एग्जांपल देता हूँ मैं। एग्जांपल देते हैं इसका कि राम आया अतः शाम चला गया। अब ये लो, यहाँ पे क्या बता दिया? यहाँ पे परिणाम बता दिया। या फिर परिमाण, पूरा रिजल्ट की तरह देखेंगे, देख लो कि उसे भूख लगी थी, उसे भूख लगी थी अतः उसने खाना खा लिया। अब देखो, उसे भूख लगी थी अतः उसने खाना खा लिया, तो यहाँ पे क्या बता दिया? रिजल्ट बता दिया, परिमाण की, परिणाम की बात कर दी। तो समानाधिकरण क्या होते हैं? समानाधिकरण पहली बात तो दोनों शब्द स्वतंत्र होंगे। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार का। समानाधिकरण दोनों शब्द स्वतंत्र होंगे, चाहे शब्द हो, चाहे वाक्य हो या फिर वाक्यांश हो, दोनों स्वतंत्र होंगे। आपस में कोई भी आश्रित नहीं होगा, एक दूसरे पर कोई भी डिपेंड नहीं करेगा। और ये संयोजक आप जोड़ने का काम करेंगे, या फिर दोनों को अलग अलग करने का काम करेंगे, या फिर एक दूसरे का विरोध करेंगे, या फिर परिणाम दिखाएंगे। ठीक है, तो समानाधिकरण में अव्यय हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है किसकी? वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। वैधिकरण में क्या होता है? वैधिकरण जिन अव्यय शब्दों में एक शब्द को मुख्य माना जाता है और एक को गौण, गौण वाक्य मुख्य वाक्य को एक या अधिक उपवाक्य से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है कि ये क्या करेगा कि जो गौण होता है ना, वो गौण और मुख्य, एक तो इसमें क्या होता है? एक तो प्रधान होता है, प्रधान उपवाक्य होता है।
एक तो प्रधान होता है और उसमें एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं, फिर उसमें आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक तो प्रधान होता है और प्रधान के बाद उस पर कई डिपेंड होते हैं, इसमें निर्भर करेंगे। स्वतंत्र जो वाक्य था ना, स्वतंत्र में कोई भी निर्भर नहीं कर रहा था, आपस में सब अलग अलग थे, सबका स्वतंत्र अस्तित्व था। लेकिन इसमें एक पर दूसरा निर्भर करेगा, आश्रित होगा। यहाँ पर वैदिकरण में क्या होगा, आश्रित होगा। जिस प्रकार से समानाधिकरण में दोनों स्वतंत्र थे, इसमें स्वतंत्र नहीं होगा, इसमें एक प्रधान होगा और दूसरा उस पर आश्रित होगा। इसमें क्या चल गया, इसमें क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, की, मानो, क्योंकि, यहाँ, तब तक, तब की, जिससे कि, ताकि, यदि, तो, यानी, तो, ये सब क्या है, ये वैधिकरण समुच्चय बोधक काव्य है। क्या है, वैधिकरण समुच्चय बोधक काव्य। ये किसकी बात करेंगे, ये एक इस पर डिपेंड, एक पर दूसरा निर्भर करेगा। जैसे मोहन बीमार है इसलिए वह आज नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर मोहन बीमार है और आज वह नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसलिए क्या है कि ये जो आज मोहन आज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मोहन बीमार है। तो यहाँ पे एक वाक्य दूसरे पर निर्भर कर रहा है, आश्रित है, और जहाँ पर आश्रित हो जाए वहां पर कौन सा हो जाएगा, वैदिकरण। स्वतंत्र दोनों अलग अलग अपना अस्तित्व रखें वो तो समानाधिकरण, और जहाँ पर एक दूसरे पर आश्रित हो वो क्या होता है, वैदिकरण। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, कि यहाँ से चले जाओ, क्यों, यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो ना तो यहाँ से चले जाओ। किसी को धमकी देते ना कि यदि तू भलाई चाहता है ना अपनी, तो यहाँ से चला जाओ। तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आश्रित बात कर, एक दूसरे पर आश्रित है। मैंने दिन में ही अपना काम पूरा कर लिया ताकि मैं शाम को जागरण जा सकूं, यानी जो भी व्यक्ति उसने दिन में अपना काम पूरा कर लिया ताकि वो शाम को जागरण में जा सके। तो दिन में ये क्या करा, एक दूसरे पर, शाम को जागरण में जा सके, इसलिए उसने क्या कर लिया, इसलिए उसने दिन में ही अपना काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पर एक क्या होगा, दूसरे पर निर्भर करेगा। इसमें स्वतंत्र, समानाधिकरण में क्या था, दोनों स्वतंत्र थे, दोनों क्या थे, स्वतंत्र थे। लेकिन वैधिकरण में एक स्वतंत्र होगा तो दूसरा उस पर आश्रित होगा। और वैधिकरण जिस प्रकार से, समानाधिकरण 4 प्रकार का था, एक तो आपका संयोजक था, एक विभाजक था, एक विरोध था और एक परिणाम था। तो वैधिकरण भी आपका 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक दिखाएगा आपको कारण, कारण बताएगा, एक आपको क्या बताएगा, कारण बताएगा। कैसे, वैसे 3 प्रकार का होती है इसमें आपकी जो, हाँ 4 प्रकार। कारण, कारण क्या होता है, जैसे क्योंकि, इसलिए, वह नहीं आया क्योंकि उसके पास बाइक नहीं थी, इसलिए, के कारण, क्योंकि, ये सब क्या है, कारण बताएंगे। क्या बताएंगे, कारण। तो वैदिकरण में एक होता है कारणवाचक, दूसरा होता है उद्देश्यवाचक, दूसरा होता है उद्देश्यवाचक। उद्देश्य में होगा जो कि, ताकि, कि वह, मैं बाजार जाऊंगा ताकि ये ला सकूं, मैं बाजार जाऊंगा ताकि ये ला सकूं। क्या होता है, उद्देश्य, उद्देश्य बता रहा है, उद्देश्यवाचक हो गया। थर्ड कौन सा है, थर्ड है इसमें संकेतवाचक। थर्ड कौन सा है, संकेतवाचक। संकेत क्या करेगा, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब तब। ये क्या है कि यदि तुम ऐसे करते तो ये हो जाता, यदि तो आपस में क्या हो रहे हैं, संकेत बता रहे हैं, संकेत की ऐसा होता तो ऐसा होता है, संकेत की तरह इशारा कर रहा है। और चौथा कौन सा, चौथा है स्वरूपवाचक। चौथा कौन सा है, स्वरूपवाचक। या फिर इसमें क्या देते हैं, इसमें स्पष्टीकरण देते हैं, इसमें स्पष्ट करते हैं कि जो, अर्थात, मानो, कि जो करेगा सो भरेगा, स्पष्टीकरण दे दिया। स्पष्टीकरण कि वह नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना, या फिर तुम खाना खाओ कि वहां जा सको। ये क्या होता है, आपस में स्पष्टीकरण। जहाँ पे स्वरूप की बात कर रहे हो, स्वरूप बात होगा। तो कौन सा, समानाधिकरण और वैदिकरण। समुच्चय बोधक काव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो समानाधिकरण, एक वैदिकरण। समानाधिकरण क्या होता है, दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों अपना अपना अलग अस्तित्व रखते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं। और वैदिकरण में क्या होता है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, निर्भर। जैसे समानाधिकरण 4 प्रकार से, संयोजक, दोनों को जोड़ने का काम करेंगे, विभाजक, तोड़ने का, विरोध सूचक, विरोध का, और परिणाम सूचक, आपस में परिणाम का बोध बनाएंगे। कारण, वैदिकरण 4 प्रकार का, कारण बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक और स्वरूप बोधक। कि मानो कि वह नया हो। अब मतलब क्या हो रहा है, एक संकेत, स्वरूप बता दिया इसने, ठीक है। तो समुच्चय बोधक काव्य, अव्यय के 3 भेद अपने हो गए, क्रिया विशेषण अपन ने कर लिया, संबंध बोधक काव्य कर लिया, और समुच्चय बोधक काव्य कर लिया। एंड लास्ट एंड फाइनल अब बचता है अपना कौन सा, विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा बचता है, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या होता है, देखो, जिन अव्यय, ये सिंपल सी बात है, जो आपको विस्मयादि बोधक शब्द बताया था ना, वही विस्मयादि बोधक होते हैं। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, घृणा को बताया है, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चले उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, या फिर उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं।
इनका संबंध किसी पद से नहीं होता है, द्योतक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इनका संबंध किसी पद से नहीं होता। यानी ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जो मनोभाव की अभिव्यक्ति करें, जो हमारे भाव हैं, जैसे मन में हमारे घृणा है, हर्ष है, प्रसन्नता है, दुख है, चेतावनी है, क्या है, उसके क्या करें? अभिव्यक्ति करें। और परिणाम स्वरूप उच्चारण में विशेष अलग अलग ध्वनि लेते हैं, पर अलग से ध्वनि लेते हैं, और वे बताएंगे कौन कौन सी। तो वो क्या होते हैं? ये विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। और इसमें देखो, जिस प्रकार से मैंने आपको वाक्य पढ़ाए थे उसमें बताया था ना कि इनके लास्ट में क्या आता है? विस्मयादि बोधक वाक्य कौन से थे? जिनके लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो। तो इसमें भी कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है? जैसे वाह क्या बात है। अब देखो, वाह यहाँ पे किसकी बात करी? वाह क्या बात है, हर्ष की बात करी। अलग अलग भाव आते हैं, हर किसी में हर्ष का आया, किसी में प्रसन्नता आया, किसी में आश्चर्य का आया, किसी में दुख का आया, किसी में घृणा का आया, किसी में चेतावनी का आएगा, किसी में सुख का आएगा, किसी में संबोधन का आएगा। इन सब का बोध होगा, वो कौन से देंगे? विस्मयादि बोधक। हाय बस, वह चल बसा, हाय वह चल बसा, आह क्या स्वाद है, मतलब अलग बात। अरे तुम यहाँ कैसे, चीची ये गंदगी, वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया, ओह क्या बात है, आहा क्या मौसम है, अरे आप आगे, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, मतलब जो बोलते हैं अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे, अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे, हाय राम ये क्या हो गया। यानी ऐसा क्या है? ये विस्मय के बोध करवा रहे हैं। किसका? विस्मय। विस्मय में क्या आता है? जैसे हर्ष है, शोक है, आश्चर्य है, दुख है, सुख है, इन सब का बोध करवा रहे हैं। तो वो कौन से हो गए? आपके विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो अव्यय के चार भेद थे। सबसे पहले हमने देखा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को पूरा कर चुके अपन। क्रिया विशेषण, तो सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में अपन ने पूरी डिटेल से पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ा अपन ने संबंध बोधक, उसके बाद हमने पढ़ा समुच्चय बोधक, और लास्ट में पढ़ा विस्मयादि बोधक। ये अव्यय के हमने चारों भेद पढ़ लिए। अब जो एक छोटा सा पॉइंट बीच अपने कहा था कि निपात भी कुछ होता है, निपात के बारे में बताया था ना कि निपात भी कुछ होता है। तो अब निपात के बारे में देख रहे हैं, निपात क्या होता है। पांचवा, हालांकि ये अव्यय का भेद नहीं होता अव्यय की तरह ही है, लेकिन अव्यय का भेद नहीं होता। देखो निपात का मतलब क्या होता है? निपात मैंने आपको उस दिन ट्यूशन जब मैं करवाया था उसमें मैंने बोला था कि निपात वाक्य में हो या नहीं हो, वैसे थोड़ा सा वाक्य में स्ट्रेस डाल देता है, बाकी इसका होना न होना बराबर बात है। जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करे उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। निपात अव्यय क्या होता है कि वाक्य में अलग सी बात, थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस डालता है, वाक्य में थोड़ा सा अलग हिट करता है कुछ। वाक्य क्या करता है? अव्यय नहीं होता, लेकिन अव्यय की तरह व्यवहार करता है, वाक्य में थोड़ा सा क्या करता है? स्ट्रेस डाल देता है। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, कि जो शब्द बात कर रहे हैं उस पर स्ट्रेस डाल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निपात। इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं। निपात को अवधारक शब्द भी कहते हैं। हालांकि इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वाक्य में आसानी से अपन पहचान लें कि निपात क्या होता है। कि जहाँ पर ही, भी, तो, तक, मत, भर, मत, सा, जी, केवल ये लगे होते हैं। जैसे प्रशांत को ही करना होगा यह काम। अब देखो, प्रशांत को करना होगा यह काम, ये बात अलग हुई, लेकिन प्रशांत को ही करना होगा यह काम, थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस डाल दिया कि प्रशांत को ही करना होगा। सुहाना भी जाएगी, सुहाना जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुहाना भी जाएगी मतलब सुहाना पे थोड़ा सा स्ट्रेस डाल दिया, और जहां पर स्ट्रेस डाल दिया वो कौन सा हो गया? निपात। तुम तो सनम डूबोगे ही, सबको डूबोगे। तुम तो अब बात कर रहा है कि, लेकिन उसको और स्ट्रेस कर रहा है। वह तुमसे बोली तक नहीं, यानी बोली नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोली तक नहीं मतलब थोड़ा सा और स्ट्रेस डाल दिया। पढ़ाई मात्र से ही कुछ नहीं मिल जाता, पढ़ाई से कुछ नहीं मिल जाता, ये बात अलग है कि पढ़ाई मात्र से ही कुछ नहीं मिल जाता, यानी उस बात पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर डाला है। जहाँ पे थोड़ा सा क्या डाले? स्ट्रेस डाले। ओके पे क्या लो अलग से स्ट्रेस डाले, वो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? निपात अव्यय होगा। ओके, तुम उसे जानते भरो, तुम उसे जानते भरो मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर थोड़ा सा अलग स्टेज डाल दिया। राम ने ही रावण को मारा, राम ने रावण को मारा था, सही बात है, लेकिन राम ने ही रावण को मारा था, स्ट्रेस डाल दिया कि हाँ उसी ने ये काम किया था। रमेश भी दिल्ली जाएगा, रमेश दिल्ली जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन रमेश भी दिल्ली जाएगा मतलब उस वाक्य पे अलग से स्ट्रेस डाल दिया। तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, तुम कल जयपुर जाने वाले तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, अलग से स्ट्रेस डाल दिया। राम ही लिख रहा है, राम लिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, राम ही लिख रहा है मतलब उस पर अलग से स्ट्रेस डाल दिया। ये वाक्य में करें थोड़ा सा अतिरिक्त बल देते हैं, वाक्य को अतिरिक्त बल देते हैं, वो क्या होते हैं? निपात अव्यय होते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये आपका पूरा जो है ना कौन सा अव्यय वाला पार्ट है, पूरा हो गया। अव्यय देखो ध्यान से, आपको पूरा मैं बता दिया। क्रिया विशेषण सबसे पहले बताया था, बिल्कुल। उसके बाद आपको मैंने
संबंध बोधक अव्यय बताया, संबंध बोधक, समूचय बोधक बताया, फिर आपको विस्मयादि बोधक बता दिया और लास्ट आपको बता दिया निपात। अब कुछ अंतर देखते हैं। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में आपको मैं बता ही चुका हूँ कौन सा, कि ये क्या प्रकट करेंगे आपस में। देखो बाहर जाओ और घर से बाहर जाओ, तो दोनों में ये तो संबंध प्रकट करेगा। संबंध बोधक अव्यय, ये आपको विशेषता बता चुका हूँ। संबंध बोधक अव्यय में संबंध प्रकट करेगा और बाहर जाना, जाने की विशेषता, कहाँ जाओ बाहर जाओ, ये क्या होता है, ये स्थानवाचक होगा और ये क्या होगा, ये तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। कहाँ जाओ बाहर जाओ, और घर से बाहर जाओ मतलब क्या बता दिया, संबंध बता दिया। उनके सामने बैठो, संबंध बता दिया। मोहन भीतर है, मोहन भीतर है, एक सिंपल सी बात है। और घर के भीतर सुरेश है, तो घर के भीतर यहाँ पे क्या हो गया, संबंध बोधक। ये तो कहाँ है, मोहन कहाँ है, तो या से तो कौन सा हो गया, स्थानवाचक हो गया। लेकिन घर के भीतर सुरेश है, ये संबंध बोधक। ये पीछे मैं बता के आ चुका हूँ, जहाँ पे संबंध बोधक अभी बताया था ना, उसमें मैंने पूरा डिटेल से अलग अलग बता दिया कि कौन सा कहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण आएगा और कहाँ पर संबंध बोधक अव्यय आएगा। ठीक है, ये बात मैं वहां बता चुका हूँ। थोड़ा सा पीछे वो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और उसमें जाकर के देख लीजिए। ओके, अब बात करते हैं कुछ अतिरिक्त किसकी, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करते हैं। विशेषण नाम से कई चीजें आती हैं। विशेषण नाम से एक होता है प्रविशेषण, एक होता है प्रविशेषण, एक होता है विशेषण और एक होता है क्रिया विशेषण। ध्यान से देखो, तो प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण के पहले लगता है, किसी जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं ना, उसे प्रविशेषण कहते हैं। कि बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का, ये हो गया एक बात। अच्छा लड़का, ये इधर हो गया दूसरा। अब देखो ये लड़का क्या है, संज्ञा है। सबसे पहले विशेषण की बात करते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या बताते हैं, विशेषता। अब इस लड़के के संज्ञा की विशेषता बताने वाला क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। तो ये तो हो गया विशेषण। लेकिन इस ये लड़का है संज्ञा, इसकी विशेषता बताई अच्छा नहीं, अच्छा ये हो गया विशेषण। लेकिन ये बहुत क्या, ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो क्या होता है, प्रविशेषण। जैसे बहुत धीमे, बहुत बड़ा घर। अब देखो बहुत बड़ा घर, अब घर की विशेषता किसने बताई कि घर कैसा है, बड़ा है। लेकिन बड़े की विशेषता भी किसने बता दी कि बहुत बड़ा है, यानी प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं वो क्या होते हैं, प्रविशेषण होते हैं। ओके, और द लास्ट वन क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आपको बताई दिया कि क्रिया विशेषण के लिए क्रिया होना जरूरी है। क्रिया की विशेषता जो बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, ये बात मैंने बता दूं। और क्रिया विशेषण चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले ये स्टेप नंबर 1 स्टेप ये है कि ये चेक करना है कि क्रिया विशेषण है या नहीं है। पहली स्टेप हमें पता चलेगा क्रिया विशेषण है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें कब लगा करके प्रश्न चेक करना है। कब लगाया, उत्तर मिला तो कालवाचक, नहीं मिला तो छोड़ो। फिर लगाया कहाँ, कहाँ उत्तर मिला तो स्थानवाचक, नहीं मिला तो छोड़ो। कितना या कितनी, कितना या कितनी उत्तर मिला तो परिमाणवाचक, नहीं मिला तो छोड़ो। एंड फिर लास्ट कौन सा बच जाएगा, ऑटोमेटिक रीतिवाचक बच जाएगा। कैसे, रीतिवाचक तरीका या ढंग या शैली बताएगा। तो ये क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर अव्यय टॉपिक जो है ना, वो आपका हो गया पूरा। अव्यय, अव्यय में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अव्यय आपको बिल्कुल डिटेल से A to Z, अव्यय कितने प्रकार के थे, क्या होता है, क्या क्रिया विशेषण है, क्या कालवाचक है, क्या परिमाणवाचक है, क्या विस्मयादि बोधक, क्या संबंध बोधक, क्या समूचय बोधक है, बिल्कुल A to Z, 0 से लेकर के बिल्कुल 100 तक पूरा आपको अव्यय के बारे में बता दिया। ओके, क्लास काफी लंबी चली गई, लेकिन कोई ना। अब अगर आपको करना क्या है, आपको अभी तक मैंने कहा, क्लास के लास्ट में बोलता हूँ हमेशा, वीडियो आपको पसंद किया सबसे पहले आप करो लाइक। अभी लाइक कर दो, लाइक क्लास में लाइक कर दिया। अब आपको यदि पसंद आए तो आप क्या करोगे, क्लास एंड होने के बाद कैसी आपको क्लास लगी उसके लिए आप कमेंट करोगे। ओके, अपने हर एक दोस्त के साथ इसको शेयर करोगे। और चैनल पे यदि नए हो तो खुद तो सब्सक्राइब करोगे, उन सभी से भी सब्सक्राइब कराओगे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और नेक्स्ट अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि हाँ, जो ब्रह्मा ने जिसको नाम दिया, वर्मा ने इसको नाम दिया ताउते, जो तूफान है ना, वो आज नाइट में राजस्थान में एंटर करने वाला है। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी अलर्ट। बिल्कुल थोड़ा सा सावधानी रखें, ताकि वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बिल्कुल तूफान है, चला जाएगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी अलर्ट। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना है। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।